दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बहुत आभार जिस प्रकार आपने अपने इस चैनल को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का बहुत बड़ा चैनल बना दिया है और उसी वजह से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग हमारे यहाँ पे विजिट करते हैं, आते हैं, आपको सिखाते हैं। और आज एक और बड़ा नाम आपके सामने उपस्थित है। आइए हम सब लोग मिलकर स्वागत करें। बहुत सिस्टमेटिक काम करने वाले व्यक्ति, बहुत अच्छे स्पीकर। आज हमारे मेहमान हैं गौरव मेहरा जी। गौरव जी, चैट विद सुरेंद्र वत्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। बहुत अच्छा लग रहा है और मैं एक्साइटेड भी हूँ और नर्वस भी हूँ क्योंकि मेरे लिए ये पहला मौका है और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि पूरी ईमानदारी से जो भी सवाल आप पूछेंगे, अपने लाइफ एक्सपीरियंस से मैं उन सवालों के जवाब बहुत ईमानदारी से आपको देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच गौरव सर। और आपके बारे में बहुत बार रिकमेंडेशन आई, बहुत सारे लोगों ने नीचे कमेंट्स में लिखा कि गौरव मेहरा जी को बुलाइए और फाइनली वो दिन आ गया है। थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन। सबसे पहले आपकी ज़िंदगी का अब तक का सफ़र और उससे सीखे गए सबक। देखिए सर, मेरा नाम गौरव मेहरा है। मैं दिल्ली को बिलोंग करता हूँ और एक मध्यम वर्गीय परिवार में, एक जॉइंट फैमिली में मेरा जन्म हुआ और मेरी पूरी फैमिली, चाचा जी, ताया जी, हम सब एक साथ एक ही घर में रहते थे और एक एम्प्लॉई फैमिली को मैं बिलोंग करता हूँ। ओके। तो बचपन से एक ही चीज़ सुन सुन के मैं बड़ा हुआ कि बेटा अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ ताकि अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए और उसमें अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ ताकि अच्छी नौकरी मिल जाए। राइट। तो बचपन से एक ही तमन्ना थी, एक ही सपना था और एक ही सोच थी कि कामयाबी जो है वो एक अच्छी नौकरी से मिलती है। कामयाबी मतलब अच्छी नौकरी। अच्छी नौकरी, और अच्छी नौकरी पाने के लिए अच्छी पढ़ाई करनी पड़ती है। तो ये तो नहीं कहूँगा कि मैं ब्रिलियंट स्टूडेंट था, बट आई वाज अबव एवरेज। तो मैंने अपना कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया गाजियाबाद से, फिर अपना MBA किया एमिटी बिजनेस स्कूल नोएडा से। ओके। और पेरेंट्स की ब्लेसिंग से मेरी कैंपस प्लेसमेंट हो गई TVS मोटर कंपनी में। ओके। जहां मैं बतौर टेरिटरी मैनेजर में जॉब करता था, कार्यरत था। सेल्स में थे आप? जी हाँ, मैं चंडीगढ़ पोस्टेड था। तो चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और 1/3 पंजाब, इन 3 एरियाज का जो भी डीलर नेटवर्क था उसकी सेल्स को मैनेज और बढ़ाना, ये मेरा जॉब प्रोफाइल था। राइट। और एक अच्छा पैकेज भी, 6.5 लाख का मेरा एनुअल पैकेज था जो TVS में मुझे मिला। और उस समय मेरी उम्र 24 थी। तो उस उम्र के हिसाब से देखें तो वो जीवन भी जिस सोच से मैं निकला था वो सब हुआ। 48,000 रुपये महीने की सैलरी मिलने लगी, एक अच्छी मैनेजर की पोस्ट भी मिल गई और एक अच्छी कंपनी, एक अच्छे ब्रांड के साथ आप कह सकते हैं कि करियर की शुरुआत होगी। नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने का मौका मिला था आज से 14.5 साल पहले। 29 जून 2007 को मैं नेटवर्क मार्केटिंग क्षेत्र में आया। अच्छा। जिस दिन इस इंडस्ट्री में आया, न तो इस बिजनेस के बारे में कुछ जानकारी थी और सच कहूं तो ना ही इस व्यापार में आने की मेरी अपनी कोई इच्छा थी। इस बिजनेस में आने की सिर्फ एक वजह रही कि जो व्यक्ति मुझे इस काम में लेके आए थे उनको मना कर पाना मेरे लिए बिल्कुल संभव नहीं था। क्योंकि वो TVS में भी मेरे बॉस थे और यहाँ पे भी वो मेरे बॉस हैं, जिनका नाम है मिस्टर दीपक बजाज। क्या बात है, क्या बात है। दीपक बजाज जी का नाम लेके हमने ये शो शुरू किया है सर। दीपक बजाज जी हमारे पहले मेहमान थे और ये हमारे लिए फिर एक प्राउड की बात है कि दीपक बजाज जी के क्या बोलेंगे, उनके सानिध्य में ज्ञान प्राप्त किए हुए एक लीडर आज हमारे बीच में है। दैट्स ग्रेट। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट अबाउट इट। मतलब मैंने दीपक बजाज जी, आज दीपक बजाज है, नो डाउट, पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में और अदरवाइज भी ट्रेनिंग के अंदर भी आज एक बहुत जाना माना नाम है। और मेरी अपनी जानकारी में अगर कोई भी आदमी 6 महीने से ज़्यादा अगर डायरेक्ट सेलिंग में होगा तो उन्होंने उनका नाम ज़रूर सुना होगा। यस, ट्रू। लेकिन ये आज की सच्चाई है। आज से 14-14.5 साल पहले दीपक सर भी TVS के लिए जॉब करते थे। वो नॉर्थ इंडिया को हेड करते थे और मैं उनको रिपोर्ट करता था। Right. तो जब उन्होंने मुझे इस काम में आने के लिए कहा तो सच कहूँ तो मेरे पास ना करने की कोई चॉइस नहीं थी। आप समझते ही हैं, बॉस अगर किसी काम के लिए कह रहे हैं तो ना कैसे करेंगे। तो पैसे दे दिए, एंट्री ले ली, ये तो कोई बिग डील नहीं है। फंस मैं तब गया जब पैसे देने के बाद उन्होंने ये बोला कि बेटा जैसे अपने दिए थे अब ऐसे 4 दोस्तों की और ज्वाइनिंग लाओ। अच्छा। अब वो मैं करना नहीं चाहता था क्योंकि ना तो इस काम पे कोई विश्वास था और ना ही इस काम को आगे बढ़ाना है, ऐसी दूर दूर तक मेरी कोई सोच थी।
लेकिन क्योंकि वो रिपोर्टिंग बॉस थे तो ऐसे मैं ब्लंटली नहीं बोल सकता था कि भी मैं तो नहीं करूंगा, जो कर सकते हो कर लो। तो मैं बहाने बनाने लगा, आज मेरे पास टाइम नहीं है, आज दोस्तों के पास टाइम नहीं है। लेकिन एक दिन उन्होंने भी पकड़ लिया, आप समझते ही हैं, क्योंकि जिससे कभी कभी मिलना हो उससे फिर भी बच सकते हैं, जिससे रोज ही मिलना हो और खुद ही जाके गुड मॉर्निंग बोलना हो उससे कोई कैसे बचेगा। तो 10 दिन के बाद उन्होंने मुझे केबिन में बुलाया और अपफ्रंट बोला कि भाई चक्कर क्या है, तू ना तो मना कर रहा है, ना तो इस काम को करने के लिए तैयार है, तो कोई तो ऐसी चीज है ना जो तू तेरे को रोक रही है इसको करने के। तो उस दिन पहली बार मैंने जीवन में जो मेरे को दिमाग में जो ब्लॉक था, जो मेंटल ब्लॉक था, वो इस बिजनेस के बारे में उनको बताया। और मेरा सिर्फ एक ही मेजर कंसर्न था कि मैंने जितनी भी पढ़ाई पढ़ी, जितने भी लोगों को अपने आसपास मैंने पैसे कमाते स्पेशली बिजनेस से देखा, हर जगह एक ही चीज कॉमन मैंने देखी थी कि इस दुनिया में अगर आपको लाखों रुपए कमाने हैं तो पहले करोड़ों रुपए लगाने पड़ते हैं। अगर हजारों की कमाई करनी है तो आपको पहले लाखों की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। इस बिजनेस में बिल्कुल उल्टी गंगा बह रही है। यहाँ बोलते हैं आप प्रोडक्ट्स लीजिए, हजारों में आ जाएगा, काम करते रहिए, एक दिन इनकम लाखों में और फिर एक दिन करोड़ों में चली जाएगी। तो वो रिवर्स मैथमेटिक्स मेरे ब्रेन में जाता नहीं था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि देख, अगर तेरे ये सवाल हैं तो मैं तेरे को सिर्फ एक ऑफर देता हूँ, तो मेरे साथ एक प्रोग्राम में चल, वहां जाने के बाद अगर तेरे इन सवालों के जवाब मिले तो मैं जीवन में दोबारा तेरे को इस काम के लिए बोलूंगा, और अगर उस दिन के बाद तूने बोल दिया कि नहीं दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, तो मैं तुझे इस काम के लिए कम से कम दोबारा जीवन में कभी भी चर्चा नहीं करूंगा। ओके। तो वो मुझे बहुत अच्छी डील लगी। और सच कहूं तो मैं कोई सीखने समझने की नीयत से भी नहीं गया था, मैं तो इसी चक्कर में चला गया था कि प्रोग्राम में जाके कोई ऐसा नेगेटिव पॉइंट हाईलाइट करके इनकी भी छुड़वा के आऊंगा क्योंकि ये बार बार बोलते हैं कि ये करो ये करो। बस उस प्रोग्राम में जाने के बाद कुछ डेटा, कुछ लॉजिकल बातें उन्होंने ऐसी कही जहां से फिर मेरे जो क्वेश्चंस थे मन में उनके आंसर्स मुझे मिलने लगे। और मेरी क्यूरियोसिटी जाग गई डायरेक्ट सेलिंग के प्रति, क्योंकि उससे पहले मैं सच बताऊं तो मैं इसको, बिजनेस तो बहुत दूर की बात है, मैं इसको काम ही नहीं मानता था। लेकिन वहां जाने के बाद मुझे कुछ चीजें ऐसी लगी और मेरे को ये लगने लगा नहीं, ये उतना भी छोटा काम नहीं है जितना मैं इसको लाइक बहुत नॉर्मल आंक रहा हूँ, इतना छोटा नहीं है। और वहां से फिर मैंने डायरेक्ट सेलिंग को स्टडी करना शुरू किया, और जितना डायरेक्ट सेलिंग को मैंने पढ़ा उतने ही आप कह सकते हैं कि मैं इसके प्यार में पड़ने लगा और फिर मैं आकर्षित होता गया। फिर लगभग 3.5 महीने अपनी जॉब के साथ साथ किया, और 12 अक्टूबर 2007 को मैंने बहुत मेहनत से पाई हुई नौकरी को भी इस इंडस्ट्री के लिए रिजाइन कर दिया। क्या बात है। तो आज 14 साल से ज़्यादा मुझे इस बिज़नेस को एज अ करियर लिए हुए हो गए। और शुरू के दिन मुझे याद है, शुरुआत में आप भी समझते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में जब आदमी शुरू करता है तो वो एक अनगाइडेड मिसाइल जैसा होता है। जब तक समझ में नहीं आया तब तो अलग है, जब समझ में आ जाता है और ऐसा लगता है इससे कुछ बन सकता है, तो पहले 4 महीने में जितना ज्वाइनिंग हो सकते थे वो मैं लेके आया, जितने अपने रिलेटिव्स थे, नोन थे, सब लोग मैं बिजनेस में लेके आ गया। लेकिन उनके साथ आगे करना क्या है ये मुझे दूर दूर तक नहीं पता था। मुझे इतना पता था बस लोगों को बिजनेस में लाओ, इससे काम चलने लगता है। सिस्टम क्या होता है, एजुकेशन क्या होती है, उनको काम कैसे सिखाते हैं, ये पता ही नहीं था। तो 4 महीने में इनकम बनी सुपर, नौकरी दी छोड़, और बिजनेस एकदम अर्श से आप मानिए बिल्कुल फर्स्ट पे आ गया। और फिर एक लंबा 2 साल का स्ट्रगल पीरियड मेरा रहा। अच्छा। और बहुत स्ट्रगल मैंने देखी, स्ट्रगल इन सेंस मतलब जिसको बोलते हैं ना, लहू नहीं निकला सर बस बाकी सब निकल गया। क्योंकि कारण क्या था कि समझ में नहीं आ रहा था कि गलत क्या कर रहे हैं। भाई सही और गलत का आंकलन तो आप तब करेंगे जब ये पता हो कि भाई आप गलत क्या कर रहे हैं। तो मेरे को जो ठीक लगता था मैं करते रहता था। लेकिन वन फाइन डे जब बिल्कुल ही जवाब दे गई पेशेंस, फिर मैं गया अपने बॉस के पास। मैंने कहा सर मेरे में जितना जोर था ना सब लगा डाला मैंने, लेकिन वो मेरे से बन नहीं पा रही बात, और मेरे को 1.5 साल से ज्यादा हो गया स्ट्रगल करते हुए, अब आप कोई रास्ता दिखाइए। तो वहां से उन्होंने 3 लेसन्स मुझे याद आते हैं सर जो उन्होंने दिए, जिसकी वजह से मेरा लाइफ जो है वो बिल्कुल पलट गया। जी सर। सबसे पहला उन्होंने लेसन मेरे को दिया कि ये बिजनेस ज्वाइनिंग कराने का नहीं है, ये बिजनेस रिलेशनशिप डेवलप करने का है। ओके। मैं गलती क्या कर रहा था, जैसे एक मुर्गी होती है ना, आप इमेजिन करिए एक मुर्गी अंडे देते जाए, अंडे देते जाए, अंडे देते जाए, लेकिन उस पे बैठे ही नहीं, तो अंडे में से चूजा निकलेगा कैसे? आई वाज जस्ट लाइक इनको जोड़ो, इनको जोड़ो, इनको जोड़ो, इनको जोड़ो, इनको जोड़ो। लेकिन जोड़ने के बाद जो उनके साथ टाइम लगाना है, जो रिलेशनशिप डेवलप करना है, क्योंकि वो कभी किया ही नहीं,
तो वो लोग कभी आगे काम करने ही नहीं वाले थे। तो पहला लेसन मेरे को था, इन्वेस्ट टाइम इन पीपल। तो अभी तक मैं क्या था, ये सेल देगा तो ये मेरे मतलब का है, ये सेल देना बंद कर दिया तो अपनी नमस्ते जी अगला ढूंढो। अब मैंने ऐसा नहीं किया, अब मैंने लोगों के साथ समय बिताना शुरू किया, उनके साथ रिलेशनशिप, उनके दुख सुख बांटने शुरू किए। वहाँ से फिर मेरे को टीम में लोगों का रिस्पॉन्स आना शुरू किया। दूसरा उनका कहना था कि ऑलवेज नेवर पुट ऑल योर एग्स इन दी सेम बास्केट, जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कहते हैं कि भाई तुम लिमिटेड लोगों के साथ अगर सोचते हो कि एक बहुत बड़ी तुम जर्नी तय कर लोगे डायरेक्ट सेलिंग में, वो पॉसिबल नहीं है। तो फिर मैंने अपने पर्सनल स्पॉन्सरिंग करके अपने लीडर्स का नंबर भी जो है वो बढ़ाना शुरू किया। और तीसरी एक बहुत बड़ी लर्निंग है, हालांकि आई डोंट नो वो कितनी इंपॉर्टेंट रहेगी बाकियों के लिए, लेकिन ये गलती मैंने हमेशा से की थी। वो कहते थे कभी भी किसी स्ट्रॉन्ग डाउनलाइन को किसी वीक अपलाइन के थ्रू गाइड मत कराना। और ये मैंने बहुत किया। जैसे इमेजिन करिए कि आप मेरे साथ इस बिजनेस में आ गए और आपके साथ कुछ स्ट्रॉन्ग लोग आ गए जो आपसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो शुरू में मेरे दिमाग में क्या रहता था, भाई ये इनकी टीम है तो ये चलाएंगे ना। तो मैं आपको बोल दिया कि प्रोग्राम में आ जाइए, आपको सिखा दिया, क्योंकि मुझे क्या लगता था मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आप है। लेकिन क्योंकि आप सीरियस उतने नहीं हैं और आप खुद ही प्रोग्राम में आना नहीं चाहते, तो सामने वाले व्यक्ति को आप इन्विटेशन ही इस तरीके से देंगे कि वो ना ही कर दे किसी तरीके से। ट्रू। फिर मैंने स्ट्रॉन्ग लोगों को आइडेंटिफाई करके उनके साथ पर्सनली काम करना शुरू किया। तो ये 3 चेंजेस मुझे लगते हैं जिसने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया, कि लोगों के साथ टाइम इन्वेस्ट किया, मैंने अपने लीडर्स का साइज और नंबर बढ़ाया, और राइट आदमी को देखने के बाद फिर मैंने ये परवाह नहीं करी कि ये किसके लेफ्ट में आता है, किसके राइट में आता है, किसके डाउन में आता है, किसके अप में आता है। अगर वो व्यक्ति मुझे लगा कि लंबी रेस का घोड़ा है, फिर मैंने पर्सनली उनको मेंटर करना शुरू कर दिया, जिससे फिर मेरी टीम जो है वो डेवलप होने लगी। That's great. तो वहाँ से लेके अब यहाँ तक 14 साल हो गए सर, यही मैं कर रहा हूँ। और आज भी यही कोशिश रहती है कि नए लोगों को बिजनेस में लेके आऊँ, और जो आ गए हैं और स्पेशली जो डिजर्विंग है उनको जितना हो सके मैं पर्सनली मेंटर कर सकूँ, सो दैट फ्रीक्वेंसी जिनसे मैच होती है उनको आप ही कर सकते हैं। तो दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। आपकी स्टोरी का जो एक पार्ट था सर, जब आपने डिसाइड किया कि अब मैंने फुल टाइम डायरेक्ट सेलिंग करनी है जी, तो वो जो निर्णय आपने लिया जी आसान था? बिल्कुल आसान नहीं था सर, और आसान होना भी नहीं चाहिए। देखिए मैं सच बताऊं तो मेरे को याद नहीं, बचपन से जब से होश सवाला यही तो सुन रहा था, नौकरी करो, नौकरी करो, अच्छी करो, और अच्छी मिल भी गई। तो छोड़ना बिल्कुल आसान नहीं था। और ये जो सवाल आप पूछ रहे हैं, बहुत लोगों ने भी मेरे से पूछा कि कब छोड़ी सर आपने, क्या जब आपकी इनकम इतनी हो गई थी जितनी सैलरी में आती थी तब छोड़ी, या 50% तो हो गई होगी सर जब आपने छोड़ी। तो मैं सच, अगर ऑनेस्टली मेरे से कोई पूछे क्यों छोड़ी, तो मैं सिर्फ एक बात बोलूँगा, शायद बहुत लोग हंसेंगे आपके व्यूअर्स, लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए छोड़ी क्योंकि मेरे से हो ही नहीं रही थी। मेरे से नहीं हो रही थी सर। अच्छा। क्योंकि जो चीज़ें, जो बातें पहले मैं इस इंडस्ट्री की ताकत को समझने से पहले, जो आप कह लीजिए कि प्रेशर में ले पाता था, तो मुझे पहले क्या लगता था कि ये प्रेशर धर्म है मेरा नौकरी में लेना। अब मेरे से वो प्रेशर लिया ही नहीं जा रहा था। पहले वो दबाव मुझे पार्ट ऑफ द जॉब लगता था, अब मुझे जो ये दबाव था वो ऐसा लगने लगा कि मेरे साथ जो है वो कुछ गलत हो रहा है। तो सबसे पहला रीजन तो यही था कि मेरे से हो ही नहीं रही थी। दूसरी चीज, फुल टाइम होने के लिए भी कई बार लोग पूछते हैं विच इज द राइट टाइम। तो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग ये कहती है पार्ट टाइम या फुल टाइम ये कोई बिग डील नहीं है। बहुत से लोग हैं पार्ट टाइम होने के बावजूद भी वो इस काम में प्रीटी सक्सेसफुल है, और ऐसे बहुत लोग हैं कि फुल टाइम होने के बाद तो वो बर्बाद ही हो गए, उल्टा उनसे काम ही नहीं हो पाया। यस यस। कारण क्या है? इट इज नॉट अबाउट पार्ट टाइम और फुल टाइम, इट इज अबाउट पार्ट टाइम एटीट्यूड और फुल टाइम एटीट्यूड। अगर कोई पार्ट टाइम में रहते हुए भी फुल टाइमर एटीट्यूड से इस बिजनेस को कर रहा है तो वो उसमें भी सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन अगर कोई फुल टाइमर होने के बाद ये सोचता है फुल टाइमर होने का मतलब है सुबह 10 बजे सो के उठना, 12 बजे तक तैयार होना, 2-3 बजे तक अपनी टीम को फोन करके पूछना कि हाँ भाई कोई जरूरत है तो बता दो, और शाम को 7 बजे अपलाइन का फोन आए तो बोलना सर कोई बुलाता ही नहीं है, मैं तो जान दे दूं टीम के लिए, चाहे 2 बजे बुला ले। दैट इज नॉट द वे टू डू दिस बिजनेस। तो मुझे याद है आज भी दीपक सर या हम लोग भी सीखते थे कि वो बोलते थे इस बिजनेस में आप जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल से मिलेंगे, हर आदमी पहली नियत से आता है एक फिक्स्ड इनकम आ जाए सर,
आप देखेंगे नौकरी में और डायरेक्ट सेलिंग में क्या फ़र्क है। वहाँ पे आदमी बोलता है फिक्स्ड इनकम मिलती है, यहाँ पे फिक्स्ड मिलती नहीं है। तो पहली नियत हर आदमी की क्या रहती है, सर फिक्स दिला दो, एक बार 50,000 रुपये महीना आ जाए ना फिर तो मैं क्रांति कर दूंगा, एक बार 2 लाख रुपए महीने पे पहुंचा दो फिर 10 पे तो मैं पहुंच ही जाऊंगा। मैं उनको ये बोलता हूँ फिक्स्ड इनकम चाहिए तो फिक्स्ड काम करने पड़ेंगे। अगर फिक्स्ड इनकम चाहिए तो फिक्स्ड काम करने पड़ेंगे। अगर आप कामों को तो फिक्स करेंगे नहीं और चाहेंगे इनकम फिक्स्ड आ जाए, ये तो सृष्टि के नियम के ही खिलाफ है। तो जो आदमी इसको पार्ट टाइम कर रहा है, अगर वो फुल टाइम जाना चाहता है तो सबसे पहला काम ये करे, इतना काम अपने लिए क्रिएट कर ले फुल टाइम होने से पहले कि बाद में उसको खाली ना बैठना पड़े। जिस दिन आपको, जैसे मैंने नो डाउट मेरे से नौकरी किस लिए नहीं हो पा रही थी, क्योंकि मेरा बिजनेस मुझे खींचता था और मेरी वो नौकरी जो थी उस बिजनेस के आगे एक अड़चन बननी शुरू हो गई थी। लेकिन उस फुल टाइमर जाने से पहले मैंने इतना लोगों को अपने साथ बिजनेस में एसोसिएट कर लिया था कि नाउ मेरा बिजनेस मेरे से टाइम मांग रहा था और उस टाइम को केटर करने के लिए फिर मैंने अपनी जॉब को छोड़ दिया। तो अब मेरे पास नौकरी छोड़ने के पास इनफ काम था, क्योंकि काम इनफ था तो मैं काम वैसे, और मेरे लिए तो एक पॉजिटिव बात क्या भी थी कि बॉस पहले भी सेम थे बाद में भी अपलाइन सेम थे। तो मेरे लिए तो वो सेम, सुबह 9 बजे घर से निकलना और रात को 12 बजे आना और सेम रिपोर्टिंग चलती थी, तो मेरे लिए थोड़ा आसान हो गया। लेकिन जो पार्ट टाइम से फुल टाइम जाना चाहता है, मेरी सबसे पहली एडवाइस है, इनकम से भी ज्यादा आपको काम क्रिएट करना आना चाहिए। इतना काम क्रिएट कर लीजिए कि आपके दिल से आवाज आने लगे कि अब यार मेरी जो जॉब है ना वो एक हिंड्रेंस बन गई है, मुझे जाना पड़ता है 4 कॉल्स के लिए सुबह, लेकिन मजबूरी में मुझे जॉब पे जाना पड़ रहा है। उस दिन आप एक राइट डिसीजन ले रहे हो। इनकम, ये सारी चीजें तो सर आप समझते हैं, बिजनेस है तो इट विल गो अप ऑल्सो, इट विल कम डाउन ऑल्सो, लेकिन अगर काम है फुल टाइम जरूर होना चाहिए। और इसमें गौरव सर मुझे ऐसा भी लगता है कि एक तो काम हो और काम के साथ में आदमी डिसिप्लिन में नहीं रहता। डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद में मन मर्जी का मालिक हो जाता है। मतलब जो फ्रीडम उसको 10 साल बाद लेनी चाहिए ना, पहले दिन से एंजॉय करने लग जाता है उसका। तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं। और वो ये भूल जाता है कि भाई जॉब में मैं कितना डिसिप्लिन था, टाइम पे आता था, जाता था, तैयार होता था। तो मुझे लग रहा है कि वो डिसिप्लिन और आ जाए ना साथ में, तो फिर व्यक्ति बहुत तेजी के साथ में आगे बढ़ सकता है। नहीं, ये जो आपने शब्द यूज किया ना सर, ये मैं बहुत यूज करता हूँ और ये दोनों मेरे बहुत फेवरेट वर्ड्स हैं, freedom and discipline. Right. And really sir, it is not only about in this business, as a country, as an organization, as an individual, as a married person, ये दोनों शब्द hand in hand जाते हैं। Yes. Freedom without discipline will bring destruction. Always. आप married हैं और मैरिज के अंदर आप फ्रीडम है, आप उनको स्पेस दे रहे हैं, वो मुझे स्पेस दे रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उस मैरिड लाइफ का एक डिसिप्लिन है ना। जिस दिन मैं उस डिसिप्लिन को क्रॉस करूंगा, द फ्रीडम विल ब्रिंग डिस्ट्रक्शन। फ्रीडम विद डिसिप्लिन विल ऑलवेज ब्रिंग प्रोस्पेरिटी, ऑलवेज ब्रिंग प्रोस्पेरिटी। तो अगर कोई भी इस बिजनेस में फुल टाइमर हो रहा है, नो डाउट उसको एक फ्रीडम मिल रही है, लेकिन फ्रीडम विदाउट डिसिप्लिन उसके जीवन को और बर्बाद कर देगी प्रोस्पेरिटी लाने के लिए। इसलिए मैंने कहा फिक्स्ड इनकम चाहिए, फिक्स्ड काम करिए। That's great. आप ब्लेम मत करिए कल को कि जी मेरी इनकम कम हो गई। आप पहले ये देखिए इनपुट तो कम नहीं हो गया, अगर इनपुट कम हो गया तो आउटपुट के ऊपर क्यों दुख भरना। आप इनपुट बढ़ाइए, आउटपुट अपने आप बढ़ जाएगा। एक्चुअली पिछले दिनों मैंने एक लीडर को सुना, मिस्टर रंजीत हैं केरला से। अच्छा। तो उनका सक्सेस सेलिब्रेशन हुआ जी। तो उन्होंने बड़ी अच्छी चीज़ बताई। उन्होंने बोला कि मैं दुबई में जॉब करता था और मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया यहाँ पे। तो यहाँ पे आने के बाद बस मैंने एक काम किया कि जैसे मैं जॉब में वहाँ सीरियस रहता था, सुबह तैयार होकर अपना ऑफिस के लिए निकलता था और मैंने उसी डिसिप्लिन को फॉलो किया। सुबह 9 बजे में तैयार होकर अपना बैग रेडी करके, और मैंने कोई दिन ऐसा देखा ही नहीं, मतलब सैटरडे संडे छुट्टी रहती थी, मैंने वो भी नहीं यहाँ पे लगाए। और रियली उनके पास में बहुत अच्छे परिणाम थे। बिल्कुल। और दैट्स ग्रेट सर। मुझे लग रहा है कि हमारी कन्वर्सेशन बहुत सारे लोगों को, स्पेशली उनको जो जॉब से फुल टाइम कर रहे हैं, उनके लिए कुछ न कुछ हेल्प करने वाली है। आगे बढ़ते हैं गौरव सर। जी सर। आपने बीटेक किया, फिर एमबीए किया, आप इकोनॉमी के बारे में भी समझते हैं। हमारा देश प्रगतिशील देश है, देश की इकोनॉमी भी बढ़ रही है। जी। आपके अनुसार बीइंग ए एमबीए स्टूडेंट एंड बीइंग ए एक्सपीरियंस होल्डर ऑफ इंडस्ट्री, क्योंकि आपने टीवीएस में काम किया, डायरेक्ट सेलिंग
हमारे देश की विकास में, स्पेशली इकोनॉमी में, किस प्रकार से कंट्रीब्यूट कर सकता है? देखिए, देश के विकास में सर इवन सभी लोग लगे हैं, गवर्नमेंट भी लगी है। तो मैं 2 पॉइंट्स में इसके आंसर देता हूँ। पहला पॉइंट तो मैं बोलना चाहता हूँ कि आज की तारीख में 5 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो गवर्नमेंट ने भी चलाए हुए हैं और वो खूब पुश कर रही है इन 5 चीज़ों को। और आप खुद रिलेट कर पाएंगे कि डायरेक्ट सेलिंग कैसे इन पांचों के पांचों में कंट्रीब्यूट कर रही है। सबसे पहला तो सभी को पता है, दैट इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। हर आदमी इस समय कह रहा है कि स्वरोजगार, इस समय पे खुद को रोजगार या इवन लोगों को रोजगार देने वाले बनिए। और ये आप भी जानते हैं, ये कहना आसान है, लेकिन एक्चुअली एक छोटा व्यापार शुरू करने के लिए भी लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट लगती है। और इन्वेस्टमेंट के साथ साथ एक रिस्क फैक्टर साथ में आता है, जिसकी वजह से आदमी आज भी स्वरोजगार पे जाने की जगह किसी न किसी रोजगार के प्रति जो है वो आगे आकर्षित हो जाता है। ये इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जो न केवल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रमोट करती है, बल्कि ये बैंक बैलेंस नहीं देखती, आपका जज्बा देखती है। तो पहली चीज, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करने के लिए इससे बेहतरीन और कोई इंडस्ट्री हो ही नहीं सकती। और वैसे भी मैं अपने फादर को भी कई बार हम लोग डिस्कशन करते हैं तो मैं उनको भी ये वाली बात, पापा भी मेरे को बोलते हैं कि एक टाइम था किसी और के लिए काम करना सेफ माना जाता था, खुद के लिए काम करना रिस्की माना जाता था। आज किसी और के लिए काम करना रिस्की माना जाता है, खुद के लिए काम करना सेफ है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आज आप किसी स्कूल में टीचर हैं तो वो ज्यादा रिस्की है। अगर आप घर पे ट्यूशन पढ़ा रहे हैं वो सेफ है, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में है। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को ये इंडस्ट्री प्रमोट करती है। दूसरी चीज है जिसको हम बोलते हैं मेक इन इंडिया। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आप देखेंगे तो 90%, इवन आई वुड से 100% कंपनीज जितनी भी हैं वो सब यहीं पे सामान को मैन्युफैक्चर कर रही है, यहीं पे बिक रहा है, मेक इन इंडिया। तीसरा, विमेन एम्पावरमेंट। इससे ज्यादा बढ़िया प्लेटफॉर्म आपको मिल नहीं सकता, जिसमें विमेन के लिए एक आज़ादी है, वो घर से काम कर सकते हैं और अपने टाइम के, कंफर्टेबल टाइम के हिसाब से फ्लेक्सिबल काम कर सकते हैं। चौथी चीज, डिजिटल इंडिया, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी पेमेंट्स हैं वो सब डिजिटली आती हैं, कोई ब्लैक कोई वाइट, नथिंग लाइक दैट। सब कुछ जो है वो जीएसटी जा रहा है, गवर्नमेंट को टीडीएस भी जा रहा है, और जो भी पेमेंट आ रही है डिस्ट्रीब्यूटर्स को वो सारी की सारी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ही आती है। और पांचवी चीज है स्किल इंडिया, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर आप न जानते हुए भी अपने अंदर स्किल्स को डेवलप कर लेते हैं। जैसे मैंने एमबीए में 4,10,000 रुपए पापा ने फीस दी, तब जाके ये सीखा टाई कैसे लगाई जाती है, कोट कैसे पहना जाता है, बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, आई कांटेक्ट क्या होता है। यहाँ पे तो फ्री में ही हो रहा है। कई बार मैं लोगों को बोलता हूँ, आप इस बिजनेस में आएंगे ना, 1 साल में आपने इनकम कुछ भी नहीं कमाई, उसके बावजूद भी आप एक बेहतर ह्यूमन बीइंग बन के निकलेंगे, क्योंकि ये बिजनेस न चाहते, आपके न जानते हुए भी आपकी पर्सनालिटी को डेवलप कर देता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी प्रमोट हो रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे तो मेक इन इंडिया भी प्रमोट हो रहा है, यहाँ पे विमेन एम्पावरमेंट भी हो रहा है, यहाँ पे डिजिटल इंडिया भी हो रहा है, और यहाँ पे स्किल इंडिया भी हो रहा है। तो इससे ज्यादा कंप्लीट पैकेज हम लोग इसको बोल सकते हैं, डायरेक्ट सेलिंग। एब्सोल्युटली सर, दैट्स ग्रेट। और इकोनॉमी में भी क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में सारी की सारी चीज़ें जो हैं सेंट्रलाइज सर्वर से आपका बिल करता है, तो कोई डुप्लीकेट सी नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। डायरेक्ट सेलर को टीडीएस कट के पैसा मिल रहा है तो ऑटोमेटिकली इनकम टैक्स रिटर्न भरी जाएंगी, तो उसमें भी ग्रो कर रहा है, बिल्कुल हेल्प करेगा। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में जैसे हम बोलते हैं ना सर, इट्स अ विन विन मॉडल। तो जो आप कह रहे हैं उसमें तो मैं कहूँगा इट्स अ विन 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 विन, 5 विन है इसमें। जैसे कस्टमर को सामान मिला, घर बैठे मिला, उसकी चॉइस का मिला, और कोई पर्सनलाइज सामान देके गया तो वो जीता। जिस आदमी ने सामान बेचा उस आदमी का विन है, बिकॉज उसको कोई ना कोई प्रॉफिट आया, साथ में उसके साथ एक कस्टमर जुड़ा जो उसके साथ प्रॉफिट भी है, और साथ में सर उसको जो सामान बिका ना वो कैश में बिका। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में तो उधार में जाती है चीजें और फिर आता नहीं पैसा वापस। बिल्कुल। तीसरा, कंपनी का विन है, बिकॉज कंपनी ने एक प्रोडक्ट को बनाया और एक डायरेक्ट सेलिंग मॉडल के थ्रू कंपनी का सामान बिक गया। चौथा, वो लीडर जिसकी टीम में लोगों ने आगे काम करना शुरू किया, उन लोगों का भी विन है, क्योंकि आगे चाहे एज ए कस्टमर जुड़े चाहे एज ए डिस्ट्रीब्यूटर उनको इनकम आती है। और पांचवा, गवर्नमेंट जो प्रोडक्ट सेल हो रहा है तो प्रोडक्ट के बनने से जो एक्साइज मिल रहा है या जो जीएसटी है वो भी गया, किसी को 1 रुपए की भी इनकम जाएगी तो गवर्नमेंट को टीडीएस भी गया।
और जीडीपी में भी ये कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि जितना टर्नओवर किसी कंपनी का पूरी इंडस्ट्री का है वो कंट्री के जीडीपी में भी कंट्रीब्यूट करता है। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। जी। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बहुत सारे फायदे हैं और ये हर प्रकार से हेल्प कर रही है देश के विकास में। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और डायरेक्ट सेलिंग को हम लोग बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन जो बाहर के लोग हैं, मतलब मैं दो दुनिया मानता हूँ, डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया, डायरेक्ट सेलिंग से बाहर वालों की दुनिया। जी जी जी। तो वो दुनिया के लोग डायरेक्ट सेलिंग को बहुत अच्छा नहीं मानते हैं और उनके अपने कुछ कंसर्न हैं एक्चुअली। जी। तो आप बहुत सीनियर डायरेक्ट सेलर हैं, बहुत मैच्योर हैं जी। और आपके माध्यम से मैं सभी डायरेक्ट सेलर को भी एक संदेश भी देना चाहता हूँ और सीनियर लीडर्स को भी चाहता हूँ उनका ध्यान इस तरफ आकर्षित हो। अगर हमें डायरेक्ट सेलिंग को सामाजिक मान्यता दिलानी है जी, तो क्या करना चाहिए सर? देखिए सर, सामाजिक मान्यता दिलाने से भी पहले ये समझते हैं कि सामाजिक मान्यता क्यों नहीं है, या सिंपल शब्दों में बोले तो एक आम इंसान इसको अच्छी निगाहों से क्यों नहीं देखता। भाई ऐसा क्यों नहीं है कि हम किसी को जाके जब डायरेक्ट सेलर बोलते हैं तो लोग हमें गले क्यों नहीं लगाते। मुझे याद है सर, जब मैं कॉलेज में था तो कोई कंपनी अगर 6 लाख 10 लाख का साल का पैकेज लेके आती थी ना, तो लाइन लगती थी कि भाई साहब इस कंपनी के इंटरव्यू में बैठना है। यहाँ पे तो साल में लाखों, इवन मतलब कोई लिमिट ही नहीं है, इतने पैसे आने की संभावना है, तो भी इस इंडस्ट्री को लोग क्यों नेगेटिव तरीके से देखते हैं। अगर ये कंसर्न ठीक हो गया तो बाकी चीजें अपने आप। वेरी ट्रू। मेरे अपने समझ के हिसाब से एक ही शब्द है सर जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, जिसको बोलते हैं रॉन्ग एक्सपेक्टेशन। जब एज ए डायरेक्ट सेलर मैं इस बिजनेस प्रपोजल को किसी आम इंसान के सामने जब मैं रखता हूं और मैं एक गलत एक्सपेक्टेशन के साथ इस बिजनेस को रखता हूं और वो आदमी इस काम को शुरू करे, और क्योंकि मैंने एक्सपेक्टेशन ही गलत उसकी सेट की है, तो वो जब मैच नहीं होती तो वो व्यक्ति इस बिजनेस से बाहर हो जाता है। True. और मेरे हिसाब से जाने अनजाने 3 ऐसी गलत एक्सपेक्टेशंस हैं जो शायद मासूमियत में ही, मैं कहूँगा, ऐसा तो नहीं कहूँगा कि जानबूझ के लोग चालाकी करते हैं, लेकिन 3 एक्सपेक्टेशंस ऐसी हैं जो हम गलत सेट कर जाते हैं। Right. पहली चीज है जो हम गलत एक्सपेक्टेशन या एक मिथ आप कह सकते हैं, दिस इज अ स्कीम विच कैन मेक यू रिच क्विकली। ये जल्दी अमीर बनने का बिजनेस है। ये पहली गलत एक्सपेक्टेशन है जो हम सेट कर देते हैं। ये बिल्कुल गलत, ये अमीर बनने का बिजनेस है, जल्दी अमीर बनने का बिजनेस नहीं है। अमीर बनने का श्योर शॉट काम है, लेकिन ये जो हम आगे निकाल देते हैं ना 3 महीने में, 6 महीने में, बस तू देख, और फिर चीजें गड़बड़ हो और जाती हैं। अमीर बनने का भी विद कंडीशंस है। कंडीशंस है। तो आप अमीर बनेंगे, लेकिन आपको समय लगेगा और लगना चाहिए भी। यस। क्यों नहीं लगे भाई? अगर आसानी होता अमीर बनना, फिर अमीर बनने की वैल्यू क्या है? तो सारे ही अमीर बन जाते हैं, फिर तो गरीब बनने की वैल्यू रहती है। फिर तो गरीब बनने की वैल्यू रहती है। तो सबसे पहली चीज जो हमें करनी चाहिए, सामने वाले के साथ आप बिजनेस शेयर करें, अपनी इनकम शेयर करें, क्या क्या आ सकता है वो सारी चीजें करें, लेकिन उनका टाइम जो है कि भाई अमीर बनेंगे, बट एक प्रोसेस है और एक टाइम है, इसके बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये पहली चीज। राइट। दूसरी चीज, लोगों के दिमाग में गलत फहमी आ जाती है, नेटवर्क मार्केटिंग इज परफेक्ट, डायरेक्ट सेलिंग परफेक्ट है। बिल्कुल नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग बाकी अवेलेबल चॉइसेस से बेहतर चॉइस है, परफेक्ट नहीं है। क्योंकि जैसे ही आप परफेक्शन ढूंढने निकलते हैं तो कमी तो किस में नहीं है। ना हिंदुस्तान परफेक्ट है, ना ये दुनिया परफेक्ट है, ना मेरी फैमिली परफेक्ट है, ना मैं परफेक्ट हूँ, ना मेरी कंपनी, ना मेरी टीम, ना मेरे अपलाइन। यस। मेरे को तो सिर्फ ये देखना है क्या मेरी इंडस्ट्री, क्या मेरा काम बाकी कामों से बेहतर है। अगर वो बाकी कामों से बेहतर है तो फिर तो ठीक ही है। जैसे कई बार मैंने देखा है, कई बार लोग, जैसे आजकल आपको पता ही है इंडिया के अंदर सोशल मीडिया में लोग कनेक्टेड है, तो कई बार वैसे ही बिना किसी बात के लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, यार इंडिया में ना रहना नहीं चाहिए, इंडिया अब रहने लायक नहीं लगा। तो मैं उनको बोलता हूँ बात तो तेरी ठीक है, फिर कहाँ चले? बोल बांग्लादेश चले, पाकिस्तान चलते हैं, अफगानिस्तान, श्रीलंका, कहीं तो चले। नहीं फिर तो ठीक, तो बेटर परफेक्ट नहीं है, लेकिन आपके सराउंडिंग से तो लाख बेहतर है यार। तो आपको और मुझे सिर्फ जब भी इस इंडस्ट्री के अंदर आए या लोगों को बताएं, ये बाकी कामों से बेहतर काम है। बाकी काम भी अच्छे हैं। बहुत बार हम क्या करते हैं, अपने काम को बेहतर बनाने के चक्कर में बाकी सबको हम लोग
बोल देते हैं निचला नौकरी दिखाना। बेकार है, ट्रेडिशनल गलत, बिजनेस बेकार है, तो वो बिल्कुल। कहीं ना कहीं हम लोग एक गलत संदेश दे रहे गलत हैं। संदेश देते हैं। और दूसरा अगेन मैं फिर ये बोलता हूँ, नौकरी हो, दुकानदारी हो, खेती हो, नेटवर्क मार्केटिंग हो, अल्टीमेटली ये सब पैसे कमाने के लिए लोगों ने एक रास्ते यस निकाले। यस ये भी क्वाइट पॉसिबल है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जब आप आए तो आप ये पाएं कि ये मेरी कप ऑफ टी नहीं थी। ऐसे बहुत से लोग हैं जो नौकरी में संतुष्ट नहीं थे, वो बिजनेस में चले गए। बहुत से लोग थे जो बिजनेस में संतुष्ट नहीं थे, वो नौकरी में चले गए। तो ये जरूरी नहीं है कि कोई स्ट्रेट लाइन है, लेकिन हाँ, आपको पूरा का पूरा हक है डायरेक्ट सेलिंग को बेहतर बताने का। लेकिन मैं आज भी ये बात मानता हूं, जब आप ये दिखाने लगते हैं इससे ज्यादा, मतलब जिसको बोलते हैं ना बस ये अल्टीमेट है, बाकी तो ये गलत, ये बहुत गलत है। और वैसे भी कभी भी कुछ भी करिए, लेकिन कभी भी किसी इंसान की ईगो को तो कभी टच करना ही नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग इसीलिए नाराज होकर चले जाते हैं कि यार हम बेवकूफ़ थोड़ते हैं जो इतने सालों से नौकरी कर रहे हैं, या इतने सालों से हम लोग, क्योंकि हम सही बात कहने के लिए भी कई बार गलत शब्दों का चुनाव कर देते हैं, तो वो बात बनने की जगह जो है वो बात बिगड़ जाती है। तो मेरे हिसाब से पहला रीजन तो यही है कि जल्दी अमीर बनने का नहीं, अमीर बनने का काम है। राइट, परफेक्ट नहीं है, बाकी अवेलेबल चॉइसेस से बेहतर चॉइस है। और अंत में ये बिजनेस में हम ड्रीम सेट करने में लगे रहते हैं, बड़ा ड्रीम, बड़ी गाड़ी, मर्सिडीज। मैं ये बोलता हूँ ड्रीम बुरी चीज नहीं है, लेकिन ड्रीम से पहले आपको लोगों का सेल्फ बिलीफ सेट करना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरा सेल्फ बिलीफ ही है एल्टो का, लेकिन अब मैं प्रोग्राम में जाता हूं तो वो जैगुआर से नीचे उतरने के लिए तैयार नहीं है। तो आप मुझे खो दोगे, क्योंकि आप मुझे उतना ही खिला सकते हैं जितनी मेरी भूख है। Yes, आप true. एक 6 महीने के बच्चे को पिज्जा खिला सकते हैं, आपको पसंद है पिज्जा, मानता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी आपको ये तो देखना ही पड़ेगा ना, अभी 6 महीने का बच्चा है, ये दूध ही पी सकता है। अब क्योंकि आपको पिज्जा पसंद है, आपको जैगुआर पसंद है, तो अब आप अड़ी में लग गए, नहीं मैं तो इसको पिज्जा खिला के ही रहूंगा, वो वॉमिट कर देगा, वो कभी डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। तो हमें हमेशा सामने वाले के सेल्फ बिलीफ को पहले एनहांस करना चाहिए। जब सेल्फ बिलीफ बढ़ जाए, फिर उसके बाद आप हायर ड्रीम्स की तरफ जा पाते हैं। नहीं तो बहुत सारे लोगों के साथ यही होता है कि जी वो गए थे इस बिजनेस के अंदर और वो 10 से 20 हज़ार रुपए महीना कमा भी सकते थे, लेकिन वो लाखों करोड़ों की बातें सुन के तो वो डर के ही आ गए कि भैया राम राम, इतना बड़ा तो हमसे तो हो नहीं पाएगा, और कहीं ना कहीं चींटी के ऊपर लड्डू रख देते हैं। हाँ, मानता हूँ इस बिजनेस में लाखों करोड़ों आते हैं, लेकिन उससे पहले उस आदमी का उतना मेच्योरिटी लेवल आपको बनाना चाहिए। लेकिन शायद लोगों को ऐसा लगता है ज्यादा इनकम बता देने से या ज्यादा आ सकता है ये बता देने से लोग जल्दी आकर्षित होंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि एक स्टेटमेंट होती है टू गुड टू बी ट्रू। जिस दुनिया में सर लोग 40-50 हज़ार रुपये महीना कमाने के लिए आज भी सोचते हैं कि अच्छी नौकरी मिल जाए, 50 हज़ार रुपये महीना मिल जाए, जिंदगी सेट हो जाए, वहां पे आप ऐसे बताओगे 5 लाख रुपए तो यूं ही आ जाएगा, तो आपको लग रहा है कि आप उस आदमी को मोटिवेट कर रहे हो, वो आदमी डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगा कभी इस चीज को। तो अगर इन 3 चीज़ों का ध्यान रखें तो मुझे लगता है कि लोग समझेंगे कि एक अच्छा काम है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो एक्चुअली ड्रीम्स की वजह से सर हमारी इंडस्ट्री बदनाम हो गई है जी। मुझे ऐसा लगता है। बहुत सारे लोग इवन इस चीज़ को एक गलत सेंस में लेते हैं कि ये सपने बेचने वालों की इंडस्ट्री है। इवन पिछले दिनों जब डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स आए तो उसमें जब अमेंडमेंट्स की बातचीत चल रही थी तो उस समय जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनसे बातचीत की तो उसमें उनके सामने क्या इमेज है, उनके सामने ये इमेज है कि यार ये तो गाड़ी बेचने वाले हैं, ये तो हवा बेचते हैं और ये तो सिर्फ सपनों के बात हैं, सपनों के सौदागर हैं। तो वो कहीं ना कहीं वो चीज़ पूरी इंडस्ट्री को गलत कर रही है। तो आप गौरव सर ने जो चीज़ें बताई वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं और इस इंडस्ट्री को हमारी सामाजिक मान्यता तभी मिलेगी जब हम सही तरीके से काम करेंगे। दैट्स ग्रेट सर। बहुत सारा ज्ञान है गौरव सर आपके पास में, बहुत डिटेल है आपके पास में हर चीज़ की, और जिस प्रकार से आप उसको पॉइंट वाइज बताते हैं ना तो वो व्यूवर्स के लिए याद करने में बहुत आसान है। थैंक यू सर। बहुत क्विकली कुछ व्यूवर्स के क्वेश्चंस लेता हूँ जी। नीले एक्सपर्टीज का प्रश्न है, हाउ टू मैनेज डायरेक्ट सेलिंग विद स्टडी? देखिए सर, स्टडी के साथ जब आप डायरेक्ट सेलिंग करना चाहते हैं तो हर आदमी आपको एडवाइस करेगा, आपके अपलाइन भी आपको एडवाइस करेंगे कि आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। लेकिन मेरी समझ के हिसाब से इस दुनिया में टाइम मैनेजमेंट जैसी कोई चीज़ नहीं होती। सिर्फ एक चीज़ होती है, उसको बोलते हैं प्रायोरिटी मैनेजमेंट। जो आपकी प्रायोरिटी होती है, दिमाग टाइम अपने आप उस प्रायोरिटी के लिए निकाल लेता है। आज मेरा यहाँ आना प्रायोरिटी थी,
Right. तो टाइम अपने आप ही निकल गया। आपको ये देखना है कि ये बिजनेस आपकी कौन सी प्रायोरिटी है। Very true. अब आप स्टूडेंट हैं तो आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी स्टडी होनी चाहिए, होनी ही चाहिए। नंबर 2 पे ये बिजनेस हो सकता है, लेकिन फिर ये नंबर 2 प्रायोरिटी नेगोशिएबल नहीं है। ये नहीं है कि जी आज स्टडी में भी पेरेंट्स, क्यों आपने देखा होगा स्टूडेंट्स को क्यों रोकते हैं पेरेंट्स ये काम करने से, सिर्फ एक कारण, क्योंकि उनको क्या लगता है भाई इसकी जो प्राथमिकताएं हैं इस काम में जाते ही बदल जाएंगी। क्यों? अब ये खेलने लगेगा, घूमने लगेगा, ये चला जाएगा। अभी बच्चे डांट क्यों खाते हैं घर में? क्योंकि पढ़ने के टाइम पे तू खेल रहा है, पढ़ने के टाइम पे तू टीवी देख रहा है। इट मींस जिस दिन लाइफ में आप प्रायोरिटी मैनेजमेंट सीख गए कि मेरी नंबर 1 प्रायोरिटी है स्टडीज, नंबर 2 है ये, उसके बाद जब टाइम बचेगा तो बाकी खेल कूद, उस दिन आप इस बिजनेस में ये सवाल कभी नहीं पूछेंगे किसी से कि स्टडी के साथ कैसे मैनेज होती है। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट। अंतिम प्रश्न ले रहा हूँ सर जी। नरेंद्र साहू जी का। जी। मनी सर्कुलेशन कंपनियों से कैसे बचें जो 1 साल में 3 गुना देने का वायदा करते हैं? देखिए सर, मज़ेदार बात क्या है कि 90% लोग मेरी जानकारी में जो मनी सर्कुलेशन स्कीम्स में फंसते हैं, पता उनको भी होता है अंदर से कि वो गलती कर रहे हैं। यस, ट्रू, वेरी ट्रू। लेकिन फिर भी एक ना अंदर एक लालच, एक लोभ होता है, वो आदमी को वो करने से रोक नहीं पाता। लेकिन हाँ, अगर एक थिन लाइन अगर हम देखें तो मनी सर्कुलेशन से बचने के लिए या अपनी टीम को समझाने के लिए हम कैसे समझा सकते हैं, उसके लिए पहले तो मनी सर्कुलेशन समझते हैं कि भाई मनी सर्कुलेशन का मतलब क्या है। मनी सर्कुलेशन का मतलब ये है कि मैं आपसे कह रहा हूँ जी आप मेरे को 1 लाख रुपए दे दीजिए, तो मैं आपको 3% 4% महीने का ब्याज आपको देता रहूँगा। राइट। और आप मुझे 4 लोगों के 1-1 लाख रुपए दिला दीजिए, तो उनको तो ब्याज मैं दूंगा ही, लेकिन क्योंकि ये 4 लाख रुपए आपकी वजह से आए हैं तो मैं 20,000 रुपए आपको और अलग से दे दूँ। ये मनी सर्कुलेशन की स्कीम है। अब इसमें समस्या क्या है, शुरुआत में कंपनी के पास पैसे का जो इनफ्लो है वो बहुत ज्यादा है, राइट। आउटफ्लो जो है वो कम है। तो शुरू में ये कंपनी और इनके साथी जो होते हैं वो एक तरीके से तांडव करते हैं, क्योंकि उनको क्या लगता है भाई साहब देखा बिना कुछ किए इतने पैसे आ रहे हैं। और मैंने जनरली देखा है जो डायरेक्ट सेलर 1.5 साल से मेहनत कर रहा है और अब उसका कुछ बनने ही वाला था, लेकिन अभी स्ट्रगलिंग फेज चल रहा है। yes, yes, yes. वो जब ऐसे किसी व्यक्ति के संपर्क में आता है और वो जब इसको बोलता है कि भैया मैं तो 3 महीने में पैसे दिए थे, कुछ किया भी नहीं मैंने, और देख मेरा चेक जो है वो बिना किसी कुछ करे भी आ गया, तो वो लोग ना चाहते हुए भी कई बार वहां पे आकर्षित हो जाते हैं। तो एक बात सोचिए, प्रैक्टिकल, मैं तो एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन बोल रहा हूँ। एक आदमी ने लाख रुपए दिए, मैंने लाख रुपए दिए, और मैं 3 महीने के बाद आपको आके बोलूं भाई साहब ये देखो बिना कुछ किए मुझे पैसे आ रहे हैं, तो आप मेरे को क्या बोलोगे? अरे गधे, पहले 2 साल तो तेरा ही पैसा कंपनी तुझे वापस कर रही है। पहले 2 साल तक भी अगर पैसा आता रहा तो अभी तो मेरा ही पैसा मेरे को वापस आ रहा है। अपने ही पैसे किश्तों में अपने आप को वापस प्राप्त करते हुए लोग इतने इसको प्रोपोगेट करते हैं जैसे पता नहीं उन्होंने क्या ही पा लिया। दूसरी चीज, इस कंपनी के साथ ऐसा ही होगा शुरू में, क्योंकि इनफ्लो ज्यादा है आउटफ्लो कम है, तो कंपनी बांट देती है। एक टाइम आता है जहां पे इनकमिंग जो है वो कम हो जाती है, आउटफ्लो ज्यादा हो जाता है, तो वो बोलते हैं नमस्ते। और यही हम देखते आ रहे हैं, और अलग अलग नामों से अलग अलग प्रकारों से हम देखते आ रहे हैं। कोई पैसे के साथ डायरेक्ट करते थे, फिर कुछ अलग अलग तरीके से लोगों ने करना शुरू किया। लेकिन अगर एक तरीका हो, बहुत सिंपल तरीका, मैं तो ये बात जानता हूं, जो पैसे के बदले में वादा दे, ओके, बस आप मान लेना वहां कुछ गड़बड़ है। बहुत सिंपल, जो पैसे के बदले में वादा दे कि ये मिलेगा, बस आप समझ लेना ये वही वाले हैं। वहां से भाग लो भाई साहब, निकल लो भाई साहब, बिल्कुल निकल लो। लेकिन गौरव सर, आज के टाइम में क्या हो रहा है जी, बहुत सारी कंपनियां पैसे के बदले जी प्रोडक्ट देने लग गई हैं जी, लेकिन वो प्रोडक्ट इतना महंगा है कि वो उस प्रोडक्ट की आड़ में मनी सर्कुलेशन करने लग गई है। तो ऐसा कहीं हो रहा है तो फिर किस चीज का ध्यान रखें? देखिए, 2 चीजों का ध्यान रखिए। पहली चीज, कॉमन सेंस से बड़ी कोई नॉलेज नहीं होती। मोटिवेशन, नॉलेज, ये सब सेकेंडरी। पहले तो भगवान ने इधर कुछ दिया है ना। अभी मेरे को रिसेंटली कोई कह रहा था जी कि मेरा ना मोटिवेशन पे बिल्कुल विश्वास नहीं रखता, तो मैंने उनको बोला मैं भी नहीं रखता। मैंने दीपक बजाज जी के कहने की वजह से इस काम को ज्वाइन किया।
काम उनके कहने की वजह से नहीं किया, काम तो सेल्फ कन्विक्शन से किया। यस ट्रू। और मैं आज भी ये बात मानता हूँ, मेरा काम किसी को कन्विंस करना नहीं है, मेरा काम लोगों को लॉजिक देना है कि मैं क्यों कन्विंस्ड हूँ। राइट। कन्विंस तो आप खुद अपने आप को करोगे, मैं क्यों करूंगा आपको। राइट। भगवान ने आपको भी इधर दिया है, मुझे भी इधर दिया है, मेरा काम केवल आपको ये बताना है कि मैं इस काम के लिए क्यों कन्विंस्ड हूँ। आपको भी बात अच्छी लगेगी, लॉजिकल लगेगी तो आप भी करोगे, नहीं तो मेरे कहने की वजह से अगर कर भी लोगे तो किसी और के कहने की वजह से छोड़ भी दोगे तो फिर मेरे को करवा के भी क्या फायदा है। तो सबसे पहली चीज है कॉमन सेंस। जो पैसे आपने दिए, पहले तो ये देखिए जो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है वो प्रोडक्ट उस पैसे के हिसाब से वैल्यू फॉर मनी है भी या नहीं। सपोज आपको कोई 100 रुपए की चीज 10,000 में दे रहा है, तो ये आपकी कॉमन सेंस बताएगी ना कि भाई ये जो चीज है इसकी वैल्यू 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए हो सकती है। अगर वो 10,000 में बेच रहा है तो कान ऐसे नहीं पकड़ा उसने, कान वैसे पकड़ लिया, वो मनी सर्कुलेशन इस प्रकार करने लगा। दूसरी सेंटेंस, मनी सर्कुलेशन वालों का एक बहुत फेवरेट सेंटेंस है, आप बस आ जाओ, करना कुछ नहीं पड़ेगा, बहुत पैसा है। इस दुनिया में ऐसा क्या है सर जिसमें करना कुछ नहीं पड़ेगा और बहुत पैसा आएगा? ऐसा तो ये तो है ही नहीं। तो जहां पे आपको ये दो चीजें मिले, पैसे के बदले वादा मिले और दूसरा सामने वाला आपको ये बोल के शुरू करा रहा हो करना कुछ नहीं पड़ेगा, बस आप देखो फिर एक दिन आप करोड़पति बन जाओगे, तो आप ये मान लीजिएगा सर। ऐसा मेरे को एक सेंटेंस याद आता है, ये वॉरेन बुफे साहब का है कि अगर आप रेलवे स्टेशन पे जा रहे हैं और प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत से नोट पड़े मिल जाएं, तो बॉदर मत करिएगा उनको उठाने के लिए, वो नकली ही होंगे, क्योंकि अगर असली होते तो पब्लिक इतनी बेवकूफ नहीं है जो ऐसे ही छोड़ के चली जाती। तो अगर पैसे ऐसे ही पड़े हुए होते ना कि कहीं भी मिल जाते तो फिर सारे ही बन जाते। और उसमें एक रिस्क और है, उनको उठाने के चक्कर में तुम्हारा सामान कोई उठा के भागते हैं वो रिस्क और है उसमें। बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। दैट्स ग्रेट गौरव सर, आपके पास में बहुत प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है और बहुत डिटेल में आपने हर क्वेश्चन का जवाब दिया। बहुत वैल्यूएबल इंटरव्यू आज का है, जो लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे इसको अच्छे ढंग से। आपने समय निकाला गौरव सर, फिर मिलेंगे जी सर। और इंडस्ट्री को सबसे अच्छी इंडस्ट्री है ये प्रूव करेंगे। जी, थैंक यू सो मच समय निकालने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच सर, थैंक यू। सो ये थे गौरव मेहरा जी, 15 सालों का, लगभग 15 सालों का डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। अपने अनुभव के साथ उन्होंने बहुत सारी बातें हम लोगों के साथ में शेयर की, किस प्रकार हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को सोशल रिकॉग्निशन दिला सकते हैं। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे एक और बड़ी पर्सनैलिटी से आपकी मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।